हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रोनिक फिज़िक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुक स्टडी करेंगे साथ में, लाइन टू लाइन। और ये जो हमारा जो बुक होगा वो बुक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, H.C. वर्मा। इस बुक से हम लोग इस बुक स्टडी के सीरीज़ की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम लोग लाइन टू लाइन हर एक चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग ये जो बुक है H.C. वर्मा, इसका जो पहला चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर जो है उस पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ क्या कहता है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। हम लोग यहाँ फिज़िक्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि फ़िज़िक्स आखिर किसे कहा जाता है। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ पर व्हाट इज़ फिज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स क्या है। द नेचर अराउंड अस इज़ कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे चारों ओर जो नेचर है वो काफ़ी कलरफुल है, डाइवर्स है, मतलब इसमें बहुत सारा विविधताएँ पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ चीज़ें पाई जाती हैं। इट कंटेन्स फेनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटीज़। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की घटनाएं घटती है, जैसे कि सूरज का उगना, हवा बहना, ये वगैरह वगैरह चीज़ें होते रहती है। आगे पढ़ते हैं। द विंड्स, द सैंड्स, द वाटर्स, द प्लैनेट्स, द रेनबो, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड न्यूक्लियस there are large number of objects and events taking place around us। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट घटते हैं। ठीक है, इवेंट में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि एक था यहाँ पर रेनबो का बनना, फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करेंगे, रगड़ेंगे तो क्या होता है, हीट जनरेट होगा। सिंपल से हम लोग क्या देखते हैं ना कि ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है तो हम लोग हाथ को रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, गर्मी पैदा होता है, हीट जनरेट होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। आगे क्या कहता है, फिजिक्स, आगे यहाँ पर है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स क्या है, नेचर और नेचर में होने वाले जो नेचर में के जो लॉज हैं उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजिक्स। वी एक्सपेक्ट दैट all these different events in nature take place according to some basic laws, and revealing these laws of nature from the observed event is physics। मतलब हम अपने चारों ओर में बहुत सारे इवेंट्स को देखते हैं, और जितने भी इवेंट्स होते हैं वे इवेंट्स क्या करते हैं, उन इवेंट के घटने के पीछे, उन घटनाओं को के घटने के पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों को ही स्टडी करना। ठीक, हम लोग उन नियमों को स्टडी कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे चारों ओर क्या क्या चीज़ें घट रही है, और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ ना कुछ लॉज बनाते हैं और उन लॉज का स्टडीज़ करते हैं। तो वही क्या है, फिज़िक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, क्या, ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मतलब जो मून है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। फिर उसके बाद फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, एक सेब का पेड़ से नीचे गिरना। एंड टाइड्स इन अ सी ऑन फुल मून नाइट। और उसके बाद हम लोग जो ज्वार भाटा के बारे में अपने स्कूल डेज में पढ़े हैं, तो जिस दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा फुल मून वाला जो रात होता है, उस दिन क्या होता है, ज्वार भाटा होता है, का घटना घटता है। तो ये सारा जितना भी घटना है, ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ़ वी नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। क्या क्या चीज़ था हम लोग का, वही एप्पल का पेड़ से नीचे गिरना, ज्वार भाटा का घटना, फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे अगर हम लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पता हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता हो। अगर ये सारा चीज़ पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का स्टडी कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं।
Physics is concerned with the basic rules which are applicable to all domains of life. फिजिक्स क्या है, उन हर एक बेसिक लॉ से संबंधित है जो हमारे जीवन के हर एक जीवन में जितने भी क्षेत्र हैं उन हर एक क्षेत्रों में वो लॉज एप्लीकेबल होना चाहिए. मतलब मान लेते हैं कि मेरा पेड़ है, मेरा घर में एक पेड़ है, उस पेड़ से एप्पल गिरा तो हमको कहाँ बता दिया है कि ये क्या होता है कि ग्रेविटेशन के कारण वो एप्पल नीचे गिरा. तो अब हम दूसरा तरफ मान लेते हैं, मेरा एक दूसरा दोस्त है, अब उसका पेड़ से भी एक एप्पल गिरा तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरा पेड़ से जो एप्पल गिरा वो ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है वहाँ से जो एप्पल गिर रहा है वो दूसरा कारण से गिर रहा. नहीं, वो सबके लिए सेम होना चाहिए. एक तो ये है, और साथ ही साथ ये जितना भी रूल है वो हर एक जगह एप्लीकेबल होगा. ठीक है, ये सारा चीज़ हर एक क्षेत्रों में ये एप्लीकेबल होगा. मतलब जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स देयरफॉर लीड्स टू एप्लीकेशन ऑफ मेनी फील्ड्स. इसलिए फिज़िक्स को समझना क्या होता है, बहुत सारे फील्ड में वो क्या होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, उसका यूज़ होता है. फिज़िक्स का यूज़ बहुत सारी जगहों में होगा, जैसे कि बायो के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में. तो ये सारा जगह में फिज़िक्स का इस्तेमाल होता है. आइए अब आगे बढ़ते हैं. आगे कहता है, द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर R.P. Feynman has given a wonderful description of what is understanding the nature. एक बहुत ही अच्छे फिजिसिस्ट हैं जिसका नाम है डॉक्टर R.P. Feynman. उन्होंने अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब नेचर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है. उस एक्सप्लेनेशन को ज़रा पढ़ते हैं. क्या कहता है, सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस but are allowed to watch the moves of the players. If we watch the game for a long time, we make out some of the rules. With the knowledge of these rules, we may try to understand why a player played a particular move. पहले यहाँ तक का मतलब समझते हैं. मान लेते हैं कि हम लोगों को एक चेस का जो गेम है, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं और हम लोगों को वहाँ पर बैठा दिया गया है. हम लोग कुछ नहीं करना, बस गेम देखते रहना है. तो जब हम लोग उस गेम को बहुत देरी तक देखते रहेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उस गेम के बारे में पता चल जाएगा. और उसी गेम के आधार पर हम लोग फिर ये बता नहीं पाएंगे कि क्यों एक प्लेयर है वो यही वाला मूव चला है, कहे वो घोड़ा में वो 2.5 कदम ही चलाया है, हाथी में कहे सीधा ही लिया है. ये सारा नियम हम लोग को पता होने लगेगा. उसके बाद है हाउएवर दिस मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. हालांकि ये जो समझना है बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है. इवन इफ वी नो ऑल द रूल्स ऑफ चेस, इट इज़ नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गेम इन अ गिवन सिचुएशन. हालांकि हम लोग बहुत बार होता है कि हम लोग गेम को बहुत हर एक रूल्स को जानते हैं कि घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, ये सारा रूल्स हम जानते हैं. लेकिन फिर भी बहुत बार जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आता है तो उसमें हमें कैसा मूव चलना चाहिए हम लोग नहीं बता पाते हैं. नोइंग द बेसिक रूल इज़ हाउएवर द मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ़ एनी प्रोग्रेस इज़ टू बी मेड. इसका मतलब ये है कि कम से कम हम लोगों को बेसिक रूल पता होना चाहिए. ठीक है, भले ही हम लोग के पास बेसिक रूल हो के बारे में पता हो, लेकिन हम लोग हर एक चीज़ों को नहीं बता पाए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए. जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस बनाना ही सीखते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले बेसिक क्या है, हमें पता होना चाहिए कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के बाद वर्ड्स क्या होते हैं, फिर सेंटेंस क्या होते हैं. जैसे कि सिंपल इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होता है. ठीक है, सेंटेंस सिंपल दिया हुआ रहता है लेकिन हम लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें पढ़ना तो आता है. तो ये कुछ उसी प्रकार का चीज़ है. अब यहाँ पर आगे कहता है, वन मे गेस एट ए वेरी रॉन्ग रूल बाय पार्शली वॉचिंग द गेम. अब मान लेते हैं कि उस गेम को चेस को थोड़ा देर के लिए देखा तो हो सकता है कि वो थोड़ा कुछ गलत रूल बता दिया कि घोड़ा क्यों वैसा चला है. घोड़ा 2.5 कदम चलता है, लेकिन तुरंत देखा और वो देखा कि एक आदमी है घोड़ा जैसे दिखने वाला की को
2.5 कदम चला दिया, तो वो शायद केस कर सकता है कि घोड़ा आगे जा कितना दूर आगे जाके मुड़ सकता है, मतलब अपने अनुसार वो कुछ भी गलत नियम लगा सकता है। तो द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मे टेक यूज ऑफ the experienced player may take use of a rule for the first time and the observer or the game may get surprise। तो इसमें क्या होता है कि कोई नया ऑब्जर्वर आया, अब जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो फटाक से एक नया चाल चला तो सरप्राइज हो जाएगा देखने वाला कि अरे भाई ये ऐसा चाल क्यों चला। बिकॉज ऑफ द न्यू मूव सम ऑफ द रूल्स गेस्ड एट मे प्रूव टू बी रॉन्ग एंड द ऑब्जर्वर विल फ्रेम न्यू रूल्स। तो जैसे कि क्या था कि शुरू में देखा ऑब्जर्वर और वो कुछ रूल बनाए कि हाँ ये ऐसे चला है तो ऐसे हो सकता है, लेकिन फिर दूसरा बार जो खिलाड़ी है गेम खेल रहा है जिसको थोड़ा अलग तरीके से अपना गोटी को चलाया, तो सोचा अरे हम तो जो रूल बनाए थे उसके हिसाब से तो ये गलत है, तो फिर वो फिर से एक नया रूल बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे कहता है कहाँ चल गया, यहाँ पर है क्या है, फिजिक्स गोज द सेम वे, फिजिक्स है वो भी इसी तरीके का चीज़ है। द नेचर अराउंड अस इज़ लाइक अ बिग चेस गेम। जो नेचर है, नेचर एक चेस गेम की तरह है जो क्या है नेचर के द्वारा खेला जाता है। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक सम ऑफ द ग्रेट आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम। और जो इस नेचर में बहुत प्रकार की जो घटनाएं घटती है वो क्या है एक गेम की मूव की तरह होती है, चेस गेम के वो मूव की तरह होती है। वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ द नेचर। हम लोग क्या होते हैं नेचर की इवेंट को, हम लोग नेचर में जितनी भी घटनाएं घट रही है उन सभी घटनाओं को देखते हैं एंड गेस एट द बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द इवेंट्स टेक प्लेस। और हम लोग एक गेस करते हैं कि ये वाला जो इवेंट है वो क्यों हुआ है, और हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस वजह से हो सकता होगा। वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स, क्या वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स विच डू नॉट फॉलो द रूल्स गेस्ट अर्लियर। फिर हो सकता है कि हम लोग को नेचर में फिर से कुछ नया घटना दिखा और वो घटना जो हम लोग रूल बनाए थे कि रूल सोचे थे कि हाँ ये जो नेचर में ये सारा चीज़ हो रहा है इसके वजह से हो रहा है, लेकिन फिर नया चीज़ देखेंगे तो फिर उस केस में क्या हो सकता है कि जो हम लोग अनुमान लगाए थे जो नियम बनाए थे उस अनुसार वो गलत हो जाए। एंड वी मे हैव टू डिक्लेयर द ओल्ड रूल्स इनएप्लीकेबल और रॉन्ग एंड डिस्कवर न्यू रूल्स। फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो रूल बनाया था वो गलत है, इसलिए हम लोग को नया रूल ढूंढना होगा। सिंस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इट इज़ रियल। लेकिन जो फिजिक्स है वो क्या है नेचर का स्टडी करना है, इसलिए ये सच होता है। वन हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। और और हमें क्या दिया है कि हमें ये अधिकार है कि हम लोग फिजिक्स के उन रूल को हम लोग बनाएं। वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। हम लोग क्या करते हैं नेचर में जितने भी हम लोग क्या करते हैं कि उन नेचर में जितनी भी घटनाएं घट रही है उस आधार पर हम लोग रूल को डिस्कवर करते हैं, रूल्स को हम लोग खोजते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, फेमन आर द ग्रेट फिजिसिस्ट। ये सारे जितने भी लोगों का नाम लिया गया ये सारे बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं। बिकॉज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अवेलेबल एट दैट टाइम दे कुड गेस एंड फ्रेम द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्योंकि उस समय जितना भी ऑब्जर्वेशन वो लोग देखे उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बहुत सारा रूल्स बनाया। बट देयर कैन बी न्यू फिनोमेना एनी डे if the rules discovered by the great scientists are not able to explain this phenomena। लेकिन by this phenomena no one will hesitate to change this rule। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी महान साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया है तो वही होगा। अगर हम लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं और हम लोगों को पता चलता है आगे जाके कि नहीं ये जो रूल बना है वो गलत है, तो अब हम लोग को उस टाइम हिचकिचाना नहीं है ये बोलने के लिए कि हाँ कि ऐसा ही होगा। अगर आपके पास प्रूफ है कि ऐसा हो सकता है तो वैसे केस में हम लोगों को कभी भी हिचकिचाना नहीं है उन रूल्स को चेंज करने में।
अब आगे पढ़ते हैं फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। अब फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स का क्या काम है, तो यहाँ पर क्या कहता है, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम्स ईजी इफ़ वी हैव द फ्रीडम टू यूज़ मैथमेटिक्स। अगर हम लोग नेचर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं और अगर हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हम जो भी चीज़ समझे हैं उसे हम डिस्क्राइब कर सकें। टू से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and is inversely proportional to the square of the distance apart is more difficult than to write f क्या है, ये प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर एक जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर पाएँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स था। लेकिन अगर हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं होता तो हम लोग को ऐसे पूरा लिखना पड़ता, जो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हम लोग के पास मैथमेटिक्स है, इसलिए हम लोग अपनी बात को बहुत ईजिली इन छोटे छोटे सा क्या एक्सप्रेशन में हम लोग लिख के बता पाएँ। आगे, फर्दर द टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शन फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन। उसी प्रकार हम लोग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलेशन का यूज़ करके बहुत सारे कोई बेसिक इक्वेशन है, उस बेसिक इक्वेशन से हम लोग कुछ कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कुछ कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभी क्या क्या भविष्यवाणी है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो बस ये क्या है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसलिए हम लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। thus if we know the basic rule 1.1 about the force between two particles, we can use the technique of integral calculus to find what will be the force exerted by the uniform rod on a particle placed on its perpendicular bisector। अब हम लोग के पास क्या एक बेसिक रूल पता है, ठीक है। अब इस बेसिक रूल का इस्तेमाल करके इस बेसिक रूल के द्वारा हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस है उसका इस्तेमाल करके हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड को अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यूनिफॉर्म रोड ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब वी कैन से दैट we can use this technique of integral calculus। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड व्हाट विल बी द फोर्स, कि फोर्स क्या होगा एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म रोड, जो कि यूनिफॉर्म रोड के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर, जो पार्टिकल कहाँ है, जो पार्टिकल प्लेस्ड है ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वो प्लेस्ड है। Thus, mathematics is the language of physics। क्या है मैथमेटिक्स, क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स it would be much more difficult to discover, understand and explain the laws of nature। मतलब बिना मैथमेटिक्स के हम लोग बिना मैथमेटिक्स के क्या होगा, हम लोग के लिए बहुत ही अधिक डिफ़िकल्ट होगा कि हम लोग नेचर के लॉज को समझ सके और उसे एक्सप्लेन कर सकें। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन टूडेज वर्ल्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो मैथमेटिक्स का यूज़ है वो किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कि हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ बात विवाद हो जाए, लोग ऐसा कहें कि नहीं करना चाहिए। हम लोग को करना ही चाहिए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। हाउएवर मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज़ नॉट फिजिक्स। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है। वी यूज़ ए लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़। हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। बट द आइडिया दैट वी वांट टू एक्सप्रेस हैज़ द मेन अटेंशन। लेकिन हम लोग जो आइडिया जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आइडिया का भूमिका ज़्यादा है, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि उस लैंग्वेज पे। If we are poor at grammar and vocabulary, it would be more difficult for us to communicate our feelings। अगर हम लोग किसी भाषा में, किसी भाषा का जो ग्रामर है या फिर वोकेबलरी है, शब्दकोश है, उसमें अगर हम लोग कमज़ोर हैं
तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि हम लोग अपनी फीलिंग्स को लोगों को बता सकें। बट वाइल डूइंग सो आवर बेसिक इंटरेस्ट इज़ इन द फीलिंग दैट वी वांट टू एक्सप्रेस। लेकिन हम लोग का जो मेन इंटेंशन होगा वो हमारा फीलिंग्स होगा। मतलब दो चीज़ हो गया, एक तो हो गया भाषा और एक हो गया फीलिंग। तो भाषा ज़रूरी है, लेकिन भाषा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, मेरा फीलिंग्स। ठीक है, कि मेरा फीलिंग्स ज़्यादा मायने रख रहा है उस जगह। फिर उसके बाद आगे है, इट इज़ नाइस टू बोर्ड ए डीलक्स कोच टू गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, बट द स्वीट मेमोरीज ऑफ द डीलक्स कोच एंड द वीडियो फिल्म सोन ऑन द वे आर नेक्स्ट टू द प्राइम गोल ऑफ रीचिंग आगरा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों को डीलक्स कोच के द्वारा हम लोग दिल्ली टू आगरा जाते हैं। तो हम लोग जब दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो दिल्ली से आगरा जाने में बहुत सारा हम लोग का अच्छा मेमोरीज़ होगा, बहुत सारा वीडियोस होगा। लेकिन वो मेमोरीज़ वो जो मेन मेमोरी है वो जो आगरा पहुंचना है, आगरा पहुंचने वाले गोल के से वो के बगल में है, मतलब से छोटा है, समझ सकते हैं एक प्रकार से। मेन चीज़ हो गया आगरा पहुंचना, और जो हम लोग आगरा पहुंचने में जो रास्ता सब जा रहे हैं, मेमोरी सब यादें सब है, वो सेकेंडरी चीज़ हो गया। टू अंडरस्टैंड नेचर इज़ फिजिक्स। अब नेचर को समझना क्या है, फिजिक्स है। एंड द मैथमेटिक्स इज़ द डीलक्स कोच टू टेक अस देयर कंफर्टेबली। और मैथमेटिक्स क्या है, वो डीलक्स कोच के द्वारा है जो नेचर को समझने में क्या कर रहा है, एक प्रकार से हमारा मदद कर रहा है, हमें वहाँ तक सही तरीके से बिना कंफर्टेबली ले जा रहा है। दिस रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग ए फिजिक्स कोर्स। तो इसीलिए हम लोग कुछ भी फिज़िक्स का कोर्स करते हैं तो हम लोगों को फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वाले दिन में हम लोग इसी चैप्टर का आगे वाला पोर्शन यूनिट्स देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।